राजकुमार का नाम आनंद रखा गया। धाव माता ललिता अलग महल में कुमार का लालन पालन करती है। महाराज प्रतिदिन उस महल में जाते हैं और आनंद को काफी लाड प्यार करते हैं। कुसुमावली आनंद से एकदम अलिप्त सी रहती है। आनंद को बचपन से ही अच्छी शिक्षा दी जाती है। तरुण वय में उसे शस्त्र कला और युद्ध कला में निपुण बनाया जाता है। एक और वह बड़ा होता है और ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ती है, समझदारी बढ़ती है, त्यों-त्यों उसके मन में अकारण ही महाराज के प्रति गुस्सा बढ़ता है, अलगाव बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है। अग्नि शर्मा के जन्म के वैर के संस्कार उसमें जग जाते हैं। आनंद युवावस्था में प्रवेश करता है और अक्सर वो महाराज को अपमानित कर डालता है। महाराज की एक भी बात मानना तो दूर, बल्कि उनका मजाक उड़ाता है। तिरस्कार भरी भाषा का प्रयोग करता है। उसकी स्वच्छंदता बढ़ती जाती है। उसकी उदंडता कभी कभी सीमा लांघ जाती है। महाराज के अपार प्यार का जवाब वो उपेक्षा से देता है। महाराज को आनंद प्रिय है, पर आनंद को महाराज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कभी कभी तो महाराज सोचने लगते हैं, आनंद के ऐसे अयोग्य, अविचारी और अविवेकी बर्ताव के पीछे उसके पूर्व जन्म के कर्म ही जिम्मेदार है। संसार में जीवात्मा को उसके कर्म ही अच्छा बुरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। लगता है विगत जन्म से हमारा ऐसा ही कोई संबंध चला आ रहा है, पर कुछ भी हो, आखिर तो वही मेरे राज सिंहासन का वारिस है। इस राज्य का वही राजा है। उसे मैं युवराज के पद पर आसीन कर दूं तो शायद उसे जवाबदेही का एहसास हो और उसका गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कुछ सुधर सके। पर इसके लिए मुझे महामंत्री एवं सेनापति वगैरह का अभिप्राय जान लेना चाहिए। कुसुमावली को भी पूछ लूँगा, हालांकि वो तो कुमार का नाम सुनने को भी बिल्कुल राजी नहीं है, फिर भी मैं पूछ तो लूँगा ही। महाराज ने अपने मंत्रणा खंड में राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों को आमंत्रित किया। वे सभी समय पर उपस्थित हो गए और महाराज ने अपनी बात प्रस्तुत करते हुए कहा, मेरे राज्य के प्रति वफादार तुम सबको बुलाने का कारण सिर्फ एक है। राजकुमार आनंद को युवराज पद पर स्थापित करने की मेरी तमन्ना है। इस बारे में सबका अभिप्राय मुझे जानना है और सबके अभिप्राय से अवगत होने का मेरा इरादा है। सर्वप्रथम मैं महामंत्री का अभिप्राय सुनना चाहूँगा। महामंत्री ने खड़े होकर महाराज को प्रणाम किया और अपना वक्तव्य शुरू किया। महाराज, कुमार को आज नहीं तो कल युवराज के पद पर आसीन तो करना ही होगा, यह मैं मानता हूँ, पर मुझे उनमें फिलहाल परिपक्वता का अभाव लगता है। युवराज पद के गौरव को बनाए रखने की गंभीरता की कमी महसूस होती है। उन्हें राजनीति और प्रजा के साथ के व्यवहार में और ज्यादा परिपक्व होना जरूरी है। पद के अनुरूप योग्यता नहीं होती है तो दुनिया में उस व्यक्ति का उपहास होता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस बारे में पुनः विचार करें। महामंत्री अपने आसन पर बैठ गए। महाराज ने सेनापति जयपाल की ओर सूचक निगाहों से देखा। सेनापति जयपाल खड़े हुए। उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में दो टूक अभिप्राय देते हुए कहा, महाराज, मुझे कुमार में युवराज बनने की या भविष्य में राजा होने की किसी भी तरह की योग्यता नहीं दिखती है। आप नाराज मत होइए। कुमार में जो विशेष गुण होने चाहिए उनमें से एक भी गुण मुझे तो नजर नहीं आता। ज्यादा मैं क्या कहूँ। नगर श्रेष्ठी धनपाल ने खड़े होकर महाराज को प्रणाम करके अपना निवेदन दिया। महाराज, मुझे मालूम है आपका कुमार पर अनन्य प्यार है, असीम लगाव है, इसलिए कुमार के विरुद्ध अभिप्राय देने से आपका दिल दुखेगा। पर आपने जब हमें बुलाकर हमारा मत और अभिप्राय जानना चाहा है तो विवश होकर कहना पड़ता है कि वे युवराज पद के बिल्कुल काबिल नहीं है। फिर भी यदि आप उन्हें युवराज पद पर स्थापित करेंगे तो हम उनका पदोचित गौरव तो करेंगे ही। इस बारे में आप निश्चित रहिएगा।
दंड नायक सुधीर ने साफ साफ शब्दों में अपना मत दर्शाते हुए कहा, महाराज, कुमार को युवराज बनाकर उनके औद्धत्य का बढ़ावा देना मुझे तनिक भी उचित प्रतीत नहीं होता है। और महाराज विचार में डूब गए। उनका मन उदास हो गया, वे कुछ भी बोले नहीं। मंत्रणा खंड में मौन छा गया। महामंत्री ने उस मौन को तोड़ते हुए कहा, महाराज, आप और गहराई से सोचिए। आखिर तो आपका जो भी निर्णय होगा वह हमारे सिर आंखों पर रहेगा। मैं तुम्हें पुनः बुलावा भेजूंगा और अपना निर्णय बतलाऊंगा। अभी तुम सब जा सकते हो। सभी अपने अपने स्थान की ओर चल दिए। महाराज सीधे ही रानी कुसुमावली के शयन खंड की ओर गए। कुसुमावली ने महाराज का स्वागत किया। महाराज ने सिंहासन पर बैठकर कहा, देवी, एक बात के बारे में तुम्हारी राय जाननी थी, पर तुम दुखी ना हो तो ही पूछना है। नाथ, आपके प्रति दुख लगाने का सवाल ही नहीं है। इसलिए तो पहले से स्पष्टता कर देना चाहता हूँ। पूछना अनिवार्य हो तो पूछ लीजिए। मेरे दुख की आप चिंता न करें। कुमार आनंद को युवराज पद पर आसीन करना चाहता हूँ। तुम्हारा जो भी अभिप्राय हो वह मुझे कहो। आप यदि सांप को दूध पिलाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, पर वह दूध जहर ही होने वाला है और वह सांप आप ही को डंक देने वाला है। इसलिए जो भी करे वह पूरी तरह सोच समझकर करे। दूसरी बातें करके महाराज वहां से लौट गए। सबका विरोध और मनाही होने पर भी सिंह राजा ने आनंद को युवराज बनाया। युवराज होने के पश्चात वह और भी ज्यादा उद्वत और मदान्ध हो उठा। राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों का अपमान करने लगा, प्रजा का उत्पीड़न करने लगा और स्वयं महाराज का भी भरी राजसभा में अपमान करने लगा। उसे कोई भी कुछ कह नहीं सकता है, न उससे कोई बात करता है। कुसुमावली भी महाराज के हो रहे अपमान से मन ही मन कुढ़ कर रह जाती है, जैसी भवितव्यता कहकर अपने मन को आश्वस्त करती है। एक दिन राज्य सभा में राज्य के गुप्तचरों ने आकर महाराज से निवेदन किया, महाराज, सामंत राजा दुर्मति, जो कि अपने राज्य के सीमावर्ती इलाके का राजा है, वह अपने राज्य के गांवों की प्रजा को सताता है। उसे अपनी सेना का गर्व है, अपनी ताकत का अभिमान है। यदि समय रहते उसको पाठ नहीं पढ़ाया गया तो वह और ज्यादा परेशानी पैदा करेगा। उसकी अक्ल तो ठिकाने लानी ही होगी। महासेनापति जयपाल, दुर्मति को उसके दुस्साहस का परिणाम बताने के लिए या तो तुम स्वयं सेना के साथ जाओ या उपसेनापति वीरेंद्र को सेना लेकर भेजो। उपसेनापति वीरेंद्र ने थोड़ी सी सेना लेकर दुर्मति के किले की ओर प्रयाण किया। दुर्मति को समाचार मिल गए कि वीरेंद्र सेना लेकर हमला करने आ रहा है और वह भी अपनी सेना को सज्ज करके अपनी सरहद पर आकर रुक गया। वीरेंद्र ने दुर्मति की विशाल सेना को देखा। उसे अपनी धारणा गलत साबित होती हुई दिखाई दी। उसकी सेना से दुर्मति की सेना कई गुना ज्यादा थी। युद्ध हुआ पर वीरेंद्र की सेना हार गई। महाराज सिंह को अपने उपसेनापति की हार के समाचार मिले और उनका शौर्य खोल उठा। आनन फानन सेनापति जयपाल को बुलाकर महाराज ने आज्ञा दी, अपनी विशाल सेना को तैयार होने का आदेश दो। मैं स्वयं युद्ध के मैदान में उतरूंगा। मैं देखता हूँ दुर्मति क्या चीज है, उसकी सेना की क्या हैसियत है। महाराज, दुर्मति जैसे सामान्य सामंत राजा से लड़ने के लिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। वह आप मुझ पर छोड़ दे, मैं स्वयं जाऊंगा। नहीं सेनापति, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। कल सवेरे ही हमें प्रयाण करना है। बड़ी ही भारी सैन्य तैयारी के साथ महाराज ने प्रयाण किया। इधर महाराज ने प्रणाम किया। इससे पूर्व ही गुप्त रूप से युवराज आनंद अपने 4 चुनिंदे साथियों के साथ सीमा प्रांत की ओर प्रस्थान कर गया था और कुछ दिनों की सतत यात्रा के पश्चात वे सब सीधे ही दुर्मति की छावनी तक आ पहुँचे। छावनी में प्रवेश करते ही दुर्मति के सैनिकों ने उन्हें पकड़ा
और दुर्मति के समक्ष ले जाकर उन्हें खड़ा कर दिया। कौन हो तुम? हम दोस्त हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। इसका कोई कारण? कारण और प्रयोजन बाद में जान लेना, इस वक्त तो दोस्ती का नाता बांध लो हमसे। पर तुम्हारा कुछ अता पता? मैं हूँ जयपुर का युवराज आनंद सिंह कुमार का बेटा। ओ, महाराज सिंह का कुमार आनंद? दुर्मति आश्चर्य के मारे ठगा रह गया। उसे कुछ साजिश की बू आने लगी, पर उसने अपने मनोभावों को चेहरे पर उभरने नहीं दिया। मेरी एक बात पहले गौर से सुनिए। आपका महाराज सिंह के सामने भिड़ने का दुस्साहस दुखद परिणाम लाएगा। महाराज आपको जिंदा ही पकड़ लेंगे और फिर वर्षों कारावास की सलाखों के पीछे रहना होगा, और इसके उपरांत आपका राज्य जयपुर के राज्य में विलीन कर दिया जाएगा। बहुत ही ठंडे कलेजे और शांत मन से सोचिए। ठीक है, तुम्हारी बात सोचने के काबिल है, पर अब तो काफी देर हो चुकी है। महाराज सिंह तो अपने पूरे काफिले के साथ मेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। अभी भी समय है, जिंदगी बचेगी तो भविष्य में और ज्यादा संपत्ति पालोगे। मेरी तुम्हें सलाह है कि इस समय तनिक भी समय गवाए बगैर महाराज के समक्ष जाकर शरणागति स्वीकार लो। महाराज कृपावंत है, वे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। पर मुझे ताजुब इस बात का है कि तुम मेरे लिए इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए तो बस तुम्हारी दोस्ती। दोस्ती? और मेरी? वह भला क्यों? इसीलिए कि तुम यदि महाराज की शरण ले लो तो फिर बेहिचक बेझिझक जयपुर में आ सकोगे, और हम साथ बैठकर एक दूसरे के भले की बात सोच सकेंगे, एक दूसरे के राज्य को समृद्ध करने की योजना बना सकेंगे, एक दूसरे के सहायक बन पाएंगे। दुर्मति को दुर्मति मिली, यानी कि बुरी बुद्धि वाले को एक और बुरी बुद्धि वाला मिला। सांप के घर नाग का आगमन हुआ। आनंद की बात दुर्मति के गले में उतर गई। जड़ बुद्धि और मतलबी दुर्मति आनंद की जाल का शिकार हो गया, और दुर्मति ने महाराज की शरण स्वीकार करना कबूल कर लिया, और आनंद भी खुश होकर जिस रास्ते पर आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। और इधर महाराज भी विशाल सैन्य के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। बीच बीच में सेना के पड़ाव रहते थे। इस तरह चौथा पड़ाव सिंधु नदी के किनारे लगा। महाराज का हाथी सिंधु नदी के किनारे किनारे टहल रहा था, और ऊपर बैठे हुए महाराज की निगाहें सिंधु नदी की उछलती उफनती तरंगों को निहार रही थी। किनारे से कुछ दूर आदमियों का टोला शोर शराबा कर रहा था। महाराज का हाथी उस ओर घुमा, और हाथी पर बैठे महाराज ने एक गजब का भयावह दृश्य देखा। एक बड़ा ही खूंखार, मोटा और लाल दहकते अंगारे सा आंखों वाला अजगर कुरूर नाम के डरावने प्राणी को पूंछ से पकड़कर निगल जाने की कोशिश कर रहा था। वह कुरूर प्राणी एक बूढ़े सांप को निगलने की फिराक में था, और वह बूढ़ा सांप एक मोटे मेढक को लपकने के लिए जबड़ों में दबाए हुए था, और मेढक चीख रहा था। राजा ने मत्स्य गलागल न्याय की बात सुन रखी थी, और आज उसने हूबहू वह नज़ारा देखा, और तुरंत ही राजा ने सोचा कि किसको बचाऊं, मेढक को छुड़ाऊं या सांप को बचाऊं, पर कुछ भी संभव नहीं था। सब कुछ समाप्त होने वाला था। कोई भी एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं था। जो स्वयं निगला जा रहा था वह और को निगलने को लालायित है। राजा को कंपी छूट गई। उसने हाथी को आगे बढ़ाया। जहां सेना का पड़ाव था वहां पहुंचे और दैनिक कार्यों में व्यस्त रहे। रात हुई और अपनी रावटी में राजा नींद की गोद में सरक गया। मध्य रात्रि में अचानक राजा की आंखें खुल गई। उसकी कल्पना में वह दृश्य रह रह कर उभरने लगा। अजगर, कुरूर, सांप, मेढक, चिंतन का चक्र गतिशील हो गया।
मेंढक जैसे निर्बल लोगों को सांप सरीखे सबल लोग अपना शिकार बना लेते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं। उन्हें फिर उनसे भी ज्यादा ताकत वाले कुरूर जैसे लोग फांसते हैं और उन्हें अधिक सामर्थ्यवान अजगर जैसे लोग अपना निशान बनाते हैं और अजगर जैसे लोग आखिर मौत का शिकार होते हैं। यही है संसार, यही है संसार की विभीषिका, यही रंग है इस रंग बदलती दुनिया के। ऐसी दुनिया में रहकर अब वैषयिक सुखों को भोगना, यह तो नीरी अज्ञानता है, निपट मूर्खता है। और यह राज्य मिथ्याभिमान का विकार है। विकार मिथ्याभिमान ही तमाम दुखों की जड़ है। वैसे भी राज्य यानी इच्छाओं का पाताल कूप, कभी उसे भरा नहीं जा सकता। राज्य का कितना भी विस्तार करे फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कामनाएं समाप्त करे फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कामनाएं समाप्त नहीं होती। तरह तरह के छल प्रपंच और इधर उधर की साजिशों के अलावा राज्य तंत्र में और है भी क्या? मैं राजा हूँ, यह भी मिथ्याभिमान के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, वैषयिक सुखों का उपभोग होता रहे, किंतु परिणाम क्या, अंजाम क्या? दुर्गति ही ना। जो नगर वधु केवल धन की आशिक होती है, वैसे ही राज्य भी वैभव के पीछे पागल है। बाम्बी में जैसे अनेक सांपों का निवास है, वैसे ही राज्य में भी तरह तरह के खतरनाक आदमी होते हैं। सर्प को पिटारे में सावधानी के साथ रखना पड़ता है, वैसे ही राज्य को भी बड़ी सतर्कता से संभालना पड़ता है। जैसे वेश्या की जवानी कईयों के ख्वाब का निशाना होती है, वैसे ही राज्य की संपदा भी अनेक लोगों की लार टपकाए रखती है। सचमुच यह राज्य तो परलोक की धर्म आराधना के रास्ते में बड़ा विघ्नभूत है। मुझे शीघ्रातिशीघ्र राज्य का त्याग करना चाहिए। मेरा मन अब वैसे भी सांसारिक सुखभोग से विरक्त हुआ है। ठीक है, फिलहाल तो मैं युद्ध यात्रा पर निकला हूँ। बीच रास्ते से यदि लौट जाऊँ तो यह उचित नहीं होगा। प्रजा की सुरक्षा हेतु दुर्मति को उसकी औकात समझानी ही होगी। उसे पराजित करके मैं जयपुर लौटूंगा और फिर अविलंब साधु धर्म स्वीकार करने की पूर्व तैयारी करूंगा। धर्म चिंतन की धारा में बहते ही सारी रात आंखों ही आंखों में कट गई। पूरब दिशा में अंशुमाली का रथ लालिमा बिखेरते हुए आने की तैयारी करने लगा और महाराज अपने प्राभातिक कार्यों में व्यस्त हुए। मंत्रिमंडल के साथ युद्ध के व्यूह की चर्चा चल ही रही थी कि सशस्त्र सैनिक ने आकर प्रणाम करते हुए निवेदन किया। महाराज, सामंत राजा दुर्मति छावनी के द्वार पर आकर खड़े हैं। उन्होंने अपने गले में कुल्हाड़ी बांध रखी है, जो कि शरणागति का प्रतीक है। उनके साथ 5 अन्य साथी भी है। वे कह रहे हैं कि महाराज की आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए उनके मन में भारी खेद है। मुझे महाराज के दर्शन करने हैं, उनसे माफी की याचना करनी है। आप जैसी आज्ञा दे वैसा किया जाए। महाराज ने महामंत्री सुमति सागर की ओर देखा। महामंत्री महाराज के अभिप्राय को इशारे में भांप जाते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, उन्हें भीतर आने दिया जाए। दुर्मति ने रावटी में प्रवेश करने के साथ ही महाराज के चरणों में झुकते हुए कहा, यह मेरा सिर और यह कुल्हाड़ी। ठीक है दुर्मति, तुझे अभय वचन है। तू शरण में आया है। शरण में आने वाले को अभय ही दिया जाता है। अब से तू कभी भी मेरी आज्ञा का अनादर नहीं करेगा, न ही राज्य की मर्यादा को लांघने की हरकत करेगा। नहीं महाराज, मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ। सिंह राजा ने दुर्मति का विशेष सत्कार किया और विदा करके स्वयं पूरी सेना के साथ जयपुर की ओर लौटे।